राजधानी में डीएसटी साउथ ने की बड़ी कार्रवाई। सटोरियों को धमकाकर लिए 25 लाख रुपए नगद। पीड़ित ने जयपुर पुलिस कमिश्नर के सामने पेश होकर सुनाई अपनी आपबीती। उच्च अधिकारी के निर्देश पर हुई शिवदासपुरा थाने में एफआईआर। 261/25 दर्ज। डीएसटी साउथ टीम में तैनात नानूराम, राजेश, बुधराम और हरिओम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो डीएसटी साउथ ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है और अभी फिलहाल सटोरियों को धमकाकर 25 लाख रुपए लेने के मामले को लेकर शिकायत दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने अपनी फजीहत बचाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर को लॉक ताकि पुलिस पोर्टल पर मीडिया ना देख सके दर्ज। एफआईआर डीएसटी साउथ के पीछे लगी है। डीएसटी और सीआईयू की टीमें संभावित स्थानों पर दे रही पुलिस दबिश। अब फिलहाल मौके के सीसीटीवी एवं साक्ष्यों की जांच करेंगे एडीसीपी स्तर के अधिकारी। सोचिए आप, सटोरियों से रिश्वतखोरी में 25 लाख रुपए का मामला सामने आ रहा है। ये डीएसटी के कुछ कर्मचारियों के अधिकारियों की बड़ी लूट इसे हम कहेंगे, जो राजधानी में की गई है। सटोरियों को धमकाकर 25 लाख रुपए नगद लिए गए। वहीं झुंझुनू से खबर है, जीण माता के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की कार पलट गई। बाकोटी के पास हुआ ये दर्दनाक सड़क हादसा। कार पलटने से एक महिला की मौत भी हो गई है, 3 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। बाकोटी स्टैंड पर बच्ची को पहले मारी थी बाइक ने टक्कर और फिर बाइक और बच्ची को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। घायलों का खेतड़ी के राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 प्रथम पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई। चयन बोर्ड द्वारा आज हो रहा परीक्षा का आयोजन। 803 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए 8,39,042 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो जयपुर शहर की बात करें अगर, तो जयपुर शहर के 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रथम पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 803 पदों के लिए हो रही परीक्षा के लिए लगभग 8.5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जयपुर शहर के 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की गई। आसान है, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी और बाकी पेपर में 1-2 पॉइंटों को लेकर कुछ ज्यादा डाउट हुआ, नहीं तो पेपर आसान है। राजस्थान जीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे और ज्यादा डीप में भी नहीं पूछा है। 5-7 क्वेश्चन थोड़े ऐसे लगे कि जो एक ही टॉपिक को लेकर पकड़ लिया, जैसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन। और कट ऑफ 80 अबव तो जाएगी। पेपर बिल्कुल आसान लेवल का आया था, कोई खास पेपर ले था नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन बेटे था पर नॉर्मल क्वेश्चन थे। थोड़े इकोनॉमी सर्वे के 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे। राजस्थान जी के नॉर्मल आई, ऐसा कोई कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ मेरे माने तो लगभग 75 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि वेटेज वैकेंसी कम है और संख्या ज्यादा है। राजधानी में डीएसटी साउथ ने की बड़ी लूट। जी हां, सटोरियों को धमकाकर लिए 25 लाख रुपए नगद। वहीं पीड़ित ने जयपुर पुलिस कमिश्नर के सामने पेश होकर अपनी आपबीती सुनाई है और डीएसटी के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब शिवदासपुरा थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। 261/25 दर्ज। डीएसटी साउथ टीम में तैनात नानूराम, राजेश, बुधराम और हरिओम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपनी फजीहत को बचाने के लिए एफआईआर को लॉक किया ताकि पुलिस पोर्टल पर मीडिया ना देख सके दर्ज। एफआईआर डीएसटी साउथ के पीछे लगी है। डीएसटी और सीआईयू की टीमें अब संभावित स्थानों पर दे रही पुलिस दबिश और मौके के सीसीटीवी एवं साक्ष्यों की जांच करेंगे एडीसीपी स्तर के अधिकारी। ये बहुत बड़ा मामला है। डीएसटी साउथ के कुछ कर्मचारियों पर लूट करने के आरोप लग रहे हैं। सटोरियों से 25 लाख रुपए लूटे गए हैं। अभी फिलहाल सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। साक्ष्यों की जांच एडीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। राजधानी जयपुर में डीएसटी साउथ ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है।
हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़ी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि इस तरह की घटना जो पुलिस लोगों को जो कानून व्यवस्था बनाए रखती है, लोगों को जो रिलीफ देती है, वहीं इस तरह की घटना जब सामने आती है तो पुलिस पर विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो पुलिसकर्मी है उनके द्वारा जो इस तरह से पुलिस की जो गरिमा है उसको गिराने का जो प्रयास किया गया है, उसको लेकर पुलिस महकमे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे हैं वो लोग अभी फरार चल रहे हैं, क्योंकि अब अपराधियों को वो जो टीम पकड़ती थी, अब पुलिस उन लोगों को पकड़ने में जुटी हुई है जो अपराधियों को पकड़ते थे, अब उनके पीछे लगी हुई है। बहरहाल अभी जो विभिन्न टीमें हैं उन 5 की तलाश कर रही है। उनसे जब वो सामने आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी कि जो आरोपी है संदीप, उसने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें क्या तथ्य है, इस मामले में उच्च स्तर से पड़ताल की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राकेश। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बड़े स्तर पर होना बाकी है और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए जो इस तरीके से कानून के रक्षक होकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर राज्य सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली का दायरा बढ़ाकर 150 यूनिट फ्री बिजली देने जा रही है। बिजली विभाग ने फ्री बिजली देने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर पिछले दिनों गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने फ्री बिजली को धरातल पर उतारने की पूरी प्लानिंग के बारे में बताया। आप सबको जानकारी है कि अभी बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी कि हम जो हमारे कंज्यूमर्स जिनको हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, उनके लिए वो चीज़ अब 150 यूनिट्स फ्री दिया जाएगा। और इसके लिए हम एक भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर, जिसके तहत रूफटॉप सोलर लगाए जाते हैं और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो इस बड़ी महत्वपूर्ण योजना को हमने एक तरह से इंटीग्रेट किया है। हमारी जो मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना घोषित की गई कि हम 150 यूनिट्स देंगे। एक कांस्टेंट लोगों के बीच से एक बात आती थी कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों की छत पे नहीं लगा सकते क्योंकि वो कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे छत उपलब्ध नहीं है, प्लस एक फाइनेंशियल स्ट्रेन आता था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमने जो 150 यूनिट फ्री देने का जो बात की है, उसमें हमने 2 पार्ट किए हैं। एक तो ऐसे कंज्यूमर्स जिनको हम जो रूफटॉप सोलर है वो डिस्कॉम उनके छत पे फर्दर हम वर्कआउट करेंगे, बट निश्चित तौर पर अगर एक एसेट आपके पास दिया जा रहा है तो जिस प्रकार से आज की डेट में भी जो भी मीटर वगैरह रहता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंज्यूमर उसका ध्यान रखे, क्योंकि उससे लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स उसका ध्यान रखेंगे। जो लाइट जो बिजली उत्पादन होगा सोलर से, उसके लिए बैकअप प्लान क्या रखा? वो स्टोरेज के लिए बैकअप प्लान क्या रहा? वो वापस निगम की जो विद्युत सप्लाई है उसमें पहुंचेगा, या पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? या जो सोलर जो लगेगा उससे जो बिजली उत्पादन होगी वो तो दिन में होगी, जब कस्टमर को रात को बिजली चाहिए होगी तो वो वापस वहाँ से बिजली लेगा। तो कहीं ना कहीं मेंटलिटी कस्टमर की ये भी रहेगी कि जितना मेरा उत्पादन है कम से कम उतना तो मैं उसको ऑब्जर्व करूँ, एक ही जगह 2 AC यूज करेगा, उसके लिए क्या रहेगा? जी, जैसे आपकी जानकारी है कि इसी गाइडलाइन में हमने बैटरी सिस्टम का रखा है। साथ ही अभी हम वर्क कर रहे हैं और हमारे कुछ एरियाज़ में शुरू भी हो गया है कि हम एक डिजिटल ट्विन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके तहत बानसूर में हमने अपने जो GSS हैं और अपने एसेट्स हैं उनको मैप करना शुरू कर दिया है, ताकि हम देख सकें कि कहाँ पर कितनी बिजली जनरेट हो रही है और उसका
किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि हम उस पूरी चीज़ को मैप कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, बट जिस प्रकार से हम आगे जाएंगे और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ये भी एक पार्ट हो जाएगा हमारे काम का कि हम इसको पूरी चीज़ को मॉनिटर कर सकें। अजमेर में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया। परीक्षा के लिए अजमेर और किशनगढ़ में कुल 91 केंद्र बनाए गए, जिनमें से 81 केंद्र अजमेर शहर और 10 किशनगढ़ में स्थित हैं। इस परीक्षा में अजमेर जिले में 28,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के मौसम में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पीने के लिए पानी। इंसानों के साथ ही बेजुबानों को पानी की कमी ना सताए, इसके लिए झुंझुनू वन विभाग आगे आया है और स्थित 5 कंजर्वेशन रिजर्व में काले हिरण और चिंकारा और पैंथर के लिए वन विभाग ने भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है ताकि बेजुबान प्यासा ना रहे। देखिए रिपोर्ट। धरती तपने लगी है। बढ़ती गर्मी के चलते पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है, फिर चाहे इंसान हो या फिर बेजुबान। झुंझुनू वन विभाग की ओर से बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। झुंझुनू जिले में स्थित 5 कंजर्वेशन रिजर्व जगहों में 2 जगह पैंथर का घर है, जहां काले हिरण और चिंकारा भी रहते हैं। वन विभाग ने भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पूरा प्लान तैयार किया है ताकि कोई भी जीव जंतु प्यासा ना रहे। तस्वीरों में दिख रहे हिरण और पैंथर गर्मियों में पानी के लिए ना भटके, इसके लिए वन विभाग ने पर्याप्त इंतजामात कर लिए हैं। झुंझुनू डीएफओ उमदा राम सियोल ने बताया कि झुंझुनू जिले में बांसियाल, बागौर, मनसा माता तथा बीड़ 4 कंजर्वेशन रिजर्व है, जबकि शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू और सीकर में है। इनमें से बांसियाल, बागौर और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में कुल 13 पैंथर हैं। वहीं झुंझुनू की बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में 62 काले हिरण और 24 चिंकारा मौजूद है। इन सभी को गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए सभी वाटर हॉल्स पूरी तरह से व्यवस्थित करवा दिए गए हैं। वहीं इनमें नियमित पानी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागीय टीम लगाई गई है, जो इन वाटर हॉल्स की मॉनिटरिंग करते हैं। झुंझुनू जिले में बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, बांसियाल बागौर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसी तरह से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है और बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व जो पूरी तरह से झुंझुनू जिले में स्थित है। और शाकंभरी है जिसमें चूरू और सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में स्थित है। उसका कुछ भाग चूरू में है और सीकर में है और कुछ भाग झुंझुनू में है, जिसमें मनसा माता और बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल बागौर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर है, लेकिन बीड़ झुंझुनू के अंदर ब्लैक बक है। इन सभी के लिए सभी कंजर्वेशन रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में वाटर होल्स बने हुए हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई करके उनको पानी से भरा जाता है ताकि किसी भी वन्य जीव को किसी भी तरह से प्यास का सामना नहीं करना पड़े। और सभी जगह स्टाफ रेगुलर तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी जगह पे अगर पानी की कमी है तो तत्काल उस पानी की आपूर्ति की जाती है ताकि वन्य जीवों को गर्मी के सीजन में पानी की तलाश में कहीं और नहीं भटकना पड़े। डीएफओ उमदा राम सियोल ने बताया कि बांसियाल में 6 और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में 7 पैंथर छोड़े गए हैं। संभावना है कि इनका कुनबा बड़ा है, लेकिन तपती गर्मी से बचने के लिए बेजुबानों की प्यास का ख्याल रखने के लिए वन विभाग ने पानी की व्यवस्था की है। वन विभाग ने गश्त और जल प्रबंधन के इंतजामों को और बढ़ा दिया है ताकि वन्य जीवों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन सभी की देखभाल के लिए विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही है और वाटर हॉल्स की स्थिति की निगरानी कर रही है। गत वन्यजीव गणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो बांसियाल में 6 पैंथर आए थे और मनसा माता में 7 पैंथर आए थे। उसके बाद कुछ संख्या और बढ़ी है, कुछ कप्स दिए थे, तो इससे वर्तमान में आगामी जो वन्यजीव गणना होगी उसमें एक्चुअल आंकड़े और आ जाएंगे। पानी के साथ खाने की व्यवस्था जो स्पेशली पैंथर है, पैंथर के लिए दूसरे एनिमल्स उपलब्ध हो जाते हैं, उसके अंदर शाकाहारी एनिमल्स रहते हैं और इस तरह से उनको किसी तरह कोई खाने की समस्या को सामना नहीं करना पड़ता। अप्रैल के महीने में गर्मी अपने तेवर में है।
पारा 40 के ऊपर दर्ज किया गया है। इस प्रचंड गर्मी में हर कोई हलकान है। ऐसे में वन विभाग की पूरी तैयारियां वन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो रही है। वन विभाग द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर, हिरणों और चिंकारा सहित अन्य वन्य जीवों के लिए जो जगह जगह वाटर हॉल्स बनाए गए हैं, जिनमें नलकूप और टैंकरों के जरिए नियमित पानी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही छायादार आश्रय स्थल भी तैयार किए गए हैं ताकि बेजुबानों को भी गर्मी में छाया और पानी मिल सके। झुंझुनू से सच पे धड़क के लिए सुजीत की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीकर के फतेहपुर में हनुमान जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई है। नगर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भक्तों ने हनुमान जी को चोला चढ़ाकर मंत्रोच्चार के साथ ध्वज स्थापना और भोग अर्पण किया। वहीं बालाजी महाराज की महाआरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। और हम लोग हर साल विशेष पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर पंचमुखी दरबार में। बड़ा आनंद आता है, भक्तिमय वातावरण होता है और यहाँ के जो जनसाधारण है वो सब शहर सम्मिलित होते हैं और खूब आनंद और बाबा का आशीर्वाद सब मिलकर लेके जाते हैं। आज फतेहपुर में हम लोग हमारे पंचमुखी बालाजी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं और बहुत खूब आनंद उत्साह के साथ हम लोगों ने उत्सव मनाया है और बालाजी की कृपा है कि हम लोगों को। बाड़मेर शहर के रीको थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सर, क्या मामला है? मोर्चरी आई हो? हाँ, अभी एक रिपोर्ट हमें मिली है। रिको थाना के अंतर्गत खुशबू है, पत्नी खेताराम, उसकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। मैं भी मौके पे गया था। अभी एफआईआर का मैंने अवलोकन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसकी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर दी। अभी परिजनों से रिपोर्ट लेके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी मौके की स्थिति होगी और उसके अलावा मुलजिमों को ये शादी हो गए कम से कम 1.5 साल हो गया और शादी के जस्ट 2 महीने बाद ये टॉर्चर करने लगे, दहेज वगैरह के लिए परेशान। और इसके पिताजी है नहीं खुशबू के, और उस समय पहले ताऊ जी ने बड़ी बेटी शादी की तब थोड़ा दहेज वगैरह दिया था। ये बोल रहे कि मुझे 10 तोला दिया, उसको ज़्यादा कैसे दिया, मतलब इसीलिए परेशान करते थे। कभी ड्रिंक पिलाते, कभी मारपीट करते हैं, हमेशा बार बार मतलब उसको परेशान करते रहते, टॉर्चर। और अब दारू भी पिलाते कभी कभार, मतलब कुछ भी है, जोर ज़बरदस्ती करते जो भी, और उल्टे उल्टे आरोप लगाते जो मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब कह नहीं सकता हूँ। ऐसी ऐसी मतलब इलीगल बातें करते थे बिना मतलब की, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। और अभी महीना भर पहले इन्होंने होली के करौली के ईदलपुर में आयोजित मीणा समाज के कन्हैया दंगल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर डांस किया और उनके उत्साहपूर्ण नृत्य को देखकर पंडाल में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कलाकारों के साथ पारंपरिक कथाएं भी गाईं। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने करीरी गांव में एक स्कूल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। इसके बाद दमकुंडी में घासीराम बाबा मंदिर क्षेत्र के विकास का आश्वासन भी दिया और दोपहर करीब 2 बजे वे ईदलपुर में आयोजित कन्हैया दंगल में पहुंचे। कोटा जिले के रामगंज मंडी सुकेत मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल भुवनेश ने बताया कि बाइक पर सवार होकर दोनों पति पत्नी रामगंज मंडी से झालावाड़ जेल प्रहरी का पेपर देने जा रहे थे।